हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, इंडियन पिनल कोड में आज लेक्चर नंबर 5 को हम डील करने वाले हैं। अब तक टोटल 4 लेक्चर हम अटेंड कर चुके हैं, उन सब के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, आईपीसी का अभी तक आपने इंट्रोडक्शन फेज समझा है। इंट्रोडक्शन में जिस वोकेबलरी की मैंने आपको बात की थी, जिन वर्ड्स की बात की थी, उनका नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है। अब आईपीसी का बेस आपका रेडी हो चुका है। आईपीसी में हमने कहा कि 511 सेक्शन है और 23 चैप्टर्स में डिवाइड है। इन 23 चैप्टर्स के अंदर जो 511 सेक्शन दिए गए हैं, इन सबको पढ़ना है आपको आईपीसी को समझने के लिए। इसीलिए अगर पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ उन वीडियोस को देखें ताकि जो टर्मिनोलॉजी यूज होंगी यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन ए बेटर वे, रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द आईपीसी। इंडिया में आईपीसी का ज्यूरिसडिक्शन क्या है? ज्यूरिसडिक्शन एक ऐसा वर्ड है जिससे आप सभी लीगल एस्पिरेंट्स अच्छे से भली भांति परिचित होंगे। आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सो इन ज्यूरिसडिक्शन आईपीसी स्पेशली यू कैन नोट डाउन कि हमारे पास जो सेक्शंस बनते हैं, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक, सेक्शन 1 से लेके और 5 तक ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द आईपीसी की बात करता है। अब ज्यूरिसडिक्शन में जाने से पहले इंडियन पिनल कोड का थोड़ा सा बेसिक रिवीजन हम कर लेते हैं और ये हम डेली करेंगे जिससे कि आपको जो पिछली चीज़ें वो रिवाइज हो सकें अच्छे से। देखिए, सबसे पहले आते हैं इसकी डेट ऑफ इनैक्टमेंट। डेट ऑफ इनैक्टमेंट मीन्स व्हाट? व्हेन द बिल इज पास्ड, व्हेन दिस बिल इज कन्वर्टेड इनटू द एक्ट। जिस दिन उस टाइम की लेजिस्लेचर ने इसको, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसने इसको पास किया, वो डेट क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 6 अक्टूबर 1860। सो रिमेंबर दिस। एक होती है आपकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। इन्फोर्स कब से हुआ, कब से वो लागू हुआ कानून? तो ये 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी जो है ब्रिटिशर्स का बड़ा, इसको कि अपना नया साल इसी 1 जनवरी से मानते हैं, तो बहुत सारे कानून आप जो 1 जनवरी से लागू होते हैं। ये 2 डेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। हम जितना भी पार्ट कवर करेंगे वी विल डील द एमसीक्यूज आल्सो इन द सेम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आईपीसी की स्ट्रक्चर की। हमने कल बात की थी वीडियो के लास्ट में। आईपीसी को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। एक में जनरल प्रिंसिपल्स हैं आपके और एक आपका स्पेसिफिक ऑफेंसेस है। स्पेसिफिक ऑफेंसेस नेचर कैसा है? नेचर इसका क्या है? नेचर ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। इट इज एन सब्सटेंटिव लॉ। जब हमने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा था तो वी हैव डिस्कस्ड दैट इज नोन एज लेक्स फोराई बिकॉज लॉ ऑफ द फॉर्म इट गवर्न्स द कोर्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा हूं मैं, आईपीसी की नहीं। रिमेंबर इट, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन एविडेंस एक्ट, प्लीज रिमेंबर इट। तो आईपीसी का भी क्या कोई ऐसा नेचर है? बिल्कुल नेचर है। आईपीसी को कहा जाता है लेक्स लॉ की। ये चीजें आपको हर किताब में मिलने वाली नहीं है, ठीक है? तो प्लीज इन पॉइंट्स को ना बुलेट फॉर्म में अपने नोट्स में नोट करें। जिस तरह से नोट्स बनाने हैं, ये जूम पे हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। जो हमारी क्लास जूम पे हुई थी संडे मॉर्निंग में, अराउंड मोर देन 1 आवर की वो क्लास थी। वहाँ पे हमारा जो डिस्कशन हुआ था कि हाउ टू स्टार्ट आईपीसी, आईपीसी को पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टार्ट। तो जिन लोगों ने उसको मिस कर दिया, आई कांट डू एनीथिंग, वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन जिन लोगों ने किया है उसको अटेंड, दे कैन अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चरल वे टू स्टडी दी आईपीसी। नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या बुक रेफर करना है, ये सारी चीज़ हमने उस दिन डिस्कस की थी। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में। और अगर फिर ज़्यादा स्टूडेंट हो तो कभी फिर भी हम एक ऐसा सेशन ले लेंगे, कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं है। तो जनरल प्रोविजंस जो है वो आपके सेक्शन 1 से लेकर के, सॉरी सेक्शन बोल रहा हूँ, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5A तक, और एक आपका चैप्टर 23। टोटल 7 चैप्टर्स आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स में। स्पेसिफिक ऑफेंस आपके चैप्टर 6 से लेकर चैप्टर 22 तक आते हैं। देखिए 1 में दे रखा है ज्यूरिसडिक्शन,
अब दिया क्या है, देखिए चैप्टर 1 किसकी बात करता है, ज्यूरिसडिक्शन की बात कर, जो आज हमारा टॉपिक है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईपीसी, सेक्शन 1 से लेके 5 तक। चैप्टर 2 किससे डील करता है, ये कहता है जनरल एक्सप्लेनेशंस। जनरल एक्सप्लेनेशंस क्या होंगी, डेफिनेशंस किसकी क्या दी गई है 6 से 52A तक। थर्ड बात करेगा पनिशमेंट्स की, पनिशमेंट्स 53 to 75। फोर्थ बात करता है आपका जनरल एक्सेप्शंस की 76 से लेकर 106 तक। 5 बात करता है अबेटमेंट के बारे में 107 to 120। और 5A कहता है आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120A एंड 120B। और 23 जो बात करेगा ये कहता है अटेम्प्ट, थोड़ा सा जगह कम हो जाती है तो यू जस्ट मैनेज, अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस मैंने आपको कल भी बताया था, जिस किसी ऑफेंस का अटेम्प्ट का पनिशमेंट नहीं दे रखा हो आईपीसी में, वो सेक्शन 511 से गवर्न होता है अंडर चैप्टर 23। जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर 307 में है, बट अटेम्प्ट टू थेफ्ट नहीं है कहीं पे, तो उसको हम 511 से गवर्न करेंगे। अभी आपको वहां नहीं जाना है, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। फिर स्पेसिफिक ऑफेंसेस की बात कर लेते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि चीज़ें आपको, मैंने पहले कहा था कि जो जूम पे देखिए उस दिन डिस्कस हमने सबसे पहले क्या किया था कि इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी हमको बीट करने हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर द रेंज। पहले आपको चैप्टर्स की रेंज याद करनी है, फिर चैप्टर वाइज सेक्शंस की रेंज याद करनी है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ऑफेंस जो 6 से लेके 22 तक आते हैं, यू जस्ट शुड मेक अ चार्ट, एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट मैंने 3 तरह के चार्ट उस दिन बताए थे आपको, ठीक है। मेन चार्ट बनाना है आईपीसी का, दूसरा चैप्टर वाइज चार्ट बनाना है, तीसरा इंग्रेडिएंट ऑफ ऑफेंसेस, इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैं बताऊंगा उन्हीं के बनाने, सबके नहीं बनाने हैं, जिनको हम इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे उन्हीं का बनाना है। तो 6 से 22 तक आते हैं, जिसमें चैप्टर 16 ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी और 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आज आईपीसी का ज्यूरिसडिक्शन से शुरू। आईपीसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आते हैं प्रीएम्बल पे। वाई वी शुड गो थ्रू द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल से हमें क्यों प्रीएम्बल को पढ़ना चाहिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। फॉर एनी स्टैट्यूट और लॉ इफ यू आर गोइंग टू स्टडी दैट, you must go through its preamble, because preamble told you about the intention of the legislature behind that particular act। उस एक्ट को बनाने के पीछे लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या था, ये आपको पता लगता है उसके प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, कहने को ये मात्र 1 से 1.5 लाइन है, बट इट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट रीडिंग दी ऑफ प्रीएम्बल। प्रीएम्बल पढ़ते हैं, कहता क्या है हमारा प्रीएम्बल, देखिए पेन थोड़ा सा हम पतला कर लेते हैं, शायद मोटा ज़्यादा है। चलो, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ, इसको आप हाईलाइट कर लें, जनरल पीनल कोड फॉर इंडिया, इट इज इनेक्टेड एज फॉलोज। एज फॉलोज मीन्स 511 सेक्शन 23 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। एज फॉलोज मतलब इस तरह से, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड अ जर्नल, जनरल बोला गया है, क्या बोला गया है, अ जनरल। जनरल का मतलब क्यों बोला गया, वाई इट इज सो, इसीलिए मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बताई थी। यू मस्ट गो थ्रू द हिस्ट्री। देखिए 1860 से पहले इंडिया में कोई आईपीसी नहीं थी। 1833 का चार्टर एक्ट आता है और 1834 में इंडिया में फर्स्ट लॉ कमीशन को एस्टेब्लिश करता है, जिसके चेयरपर्सन कौन थे, लॉर्ड टीबी मैकोले, ठीक है। अब टीबी मैकोले साहब यहाँ क्या करते हैं, एक आईपीसी ड्राफ्ट करते हैं, बट वो कैसे करेंगे टीबी मैकोले जी, उनको भी चाहिए ना कुछ तो करने के लिए। तो उन्होंने क्या क्या इंडिया में स्टडी किया, मैंने हिस्ट्री के पहले लेक्चर में बताया था, इसीलिए कह रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, अगर आप बीच बीच में लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मेरे वीडियोस आप देखिए, ये वीडियोस उसी को देखना है जो एक्चुअल में कुछ करना चाहता है। whoever is want to achieve something in their life, he must see this video, otherwise not required, don't waste your time। okay, so
पहले क्या था, हिंदू लॉ फॉलो होता था, जहां पे मनुस्मृति के बारे में हमने बात की थी बहुत डिटेल में। मोमडन लॉ फॉलो होता था, जहां पे 4 तरह की पनिशमेंट से हमने बहुत डिटेल में बात की थी। और एक कॉमन लॉ फॉलो होता था, जो ब्रिटिश वाले आ गए थे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वो इंग्लैंड का लॉ यहाँ फॉलो करने लगे जब यहाँ कोर्ट सेटअप्स हुई। कोर्ट्स की हिस्ट्री को भी हमने समझा था उसमें, वहां से भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस है। अब 3 तरह की चीजें फॉलो होती थी, और 1834 से पहले आपकी कोर्ट सेटअप हो चुकी थी। फर्स्ट कोर्ट आपकी कब सेटअप हुई थी बताइए? 1774 में विलियम फोर्ट पे कैलकाटा में पहला सुप्रीम कोर्ट इंडिया का सेटअप हुआ था। देन 1800 मद्रास, 1823 चेन्नई, आपका बॉम्बे, आज मद्रास को चेन्नई कहते हैं, कोलकाता को कलकत्ता कहते हैं। तो कलकत्ता में 1800 में मद्रास में और 1823 में कहाँ पे, बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुए। अब इन सुप्रीम कोर्ट्स में जो डिसीजन आने थे उनमें बहुत ज़्यादा क्या हो गया, रिलीवेंट नहीं रहे एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करने लगे व्यूज जूरिस्ट के, बिकॉज कोई किसी लॉ पे चल रहा है, कोई किसी लॉ पे चल रहा है, कोई किसी लॉ पे चल रहा है। तो फॉर वन टेरिटरी, फॉर द ब्रिटिश इंडिया, एट दैट टाइम इंडिया इज ब्रिटिश इंडिया, इंडिया वॉज ब्रिटिश इंडिया, सॉरी। सो ब्रिटिश इंडिया के लिए ब्रिटिशर्स ने एक जर्नल पीनल कोड बनाया था, इसीलिए जनरल है, सबके ऊपर लागू होता है। सारे जितने अलग अलग कानून थे, कुछ रियासतों ने अपने बना रखे थे, कुछ हिंदू लॉ से गवर्न हो रहे थे, कुछ आपके मोमडन लॉ से गवर्न हो रहे थे, कुछ राजा महाराजाओं के नियम थे, कुछ कॉमन लॉ था। इन सबको हटा के, सबको मिला के क्या बनाया गया, एक जर्नल पीनल कोड बनाया गया। सो रिमेंबर इट, ये जर्नल वर्ड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और उसके बाद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 6 अक्टूबर 1860 को भारत को इंडियन पीनल कोड दिया। 6 अक्टूबर 1860, जिसे 1 जनवरी 1862 में लागू किया गया। अंडरस्टूड? तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीएम्बल भी। अब आपने बना तो दिया इसको, अब ये लागू कहां कहां पे होगा, ठीक है। तो लागू होने के लिए आईपीसी का जूरिसडिक्शन 1860 का इंडिया में कहां कहां लागू होना है। तो सबसे पहले तो इसका एक टाइटल है और उसका एक्सटेंट है। ये 2 चीजें आपको कौन बताता है? देखिए, हर एक्ट अपने बारे में खुद से सारी चीजें बताता है। एक चीज मैं बताता हूं आपको, कभी भी ना, क्योंकि हमेशा आईपीसी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्रॉब्लमेटिक बेस्ड आते हैं, तो यू नेवर अप्लाई एक्स्ट्रा लॉजिक, एक्स्ट्रा लॉजिक कभी नहीं लगाना है। सो टाइटल भी आईपीसी खुद बताएगी मेरा टाइटल क्या है, और एक्सटेंट भी आईपीसी खुद बताएगी कहां तक मैं लागू होंगी। हमने जब आपने देखा होगा तो जस्ट हमारा जो बिल्कुल पहली स्लाइड थी वहां हमने इंडिया को बनाया, अखंड भारत को बनाया है। और अब 2019 के बाद जब से जम्मू एंड कश्मीर हट गया है, क्योंकि अभी देखिए ना दोनों अलग हैं, 2 यूटी बन गए हैं वहां पे, अब ये अखंड भारत हो गया है। थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान ने दबाया, उसको भी ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इंडिया फिर से पहली तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें बता, ये कौन बताता है? ये आपको सेक्शन 1 बताता है। अभी तक वर्ड ज्यूरिसडिक्शन पे नहीं गए हम लोग, अभी हम सिर्फ टाइटल और एक्सटेंट के ऊपर हैं। सो सेक्शन 1 अभी बेयर एक्ट में सभी खोल लीजिए, नहीं तो सामने स्क्रीन पे आपको मैं आज स्लाइड्स में लिखा हूं सारी चीजें, आप अच्छे से देख सकते हैं। टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कोड, यानी कि टाइटल को बताएगा और एक्सटेंट को बताएगा। किसका एक्सटेंट? ऑपरेशन ऑफ कोड की, आईपीसी कहां कहां लागू होगी। दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द इंडियन पीनल कोड, नामकरण हो गया, नामकरण कर दिया, टाइटल आ गया है। एंड शैल एक्सटेंड टू द होल इंडिया। अब पहले देखिए क्या वर्ड यूज हुआ है, सेल वर्ड यूज हुआ है। क्या वर्ड यूज हुआ है? सेल। अब सेल में मीन्स इट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी है भाई, ये सब जगह लागू होगा, है कि नहीं। सो मैंडेटरी रीजन में आपकी डिस्क्रिशन नहीं चलेगा। कहां लागू होगा? ऑन होल ऑफ इंडिया। पुराने अगर देखिए, मैंने आपको पहली रिक्वायरमेंट बताई थी आपको, यू मस्ट हैव अ लेटेस्ट बेयर एक्ट। व्हाई आई टोल्ड दिस? बिकॉज J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, कब आया? 2019, एक्ट नंबर 34, ठीक है।
और 31 अक्टूबर 2019 को अखंड भारत बना, यानी जम्मू एंड कश्मीर का जो डिस्प्यूट था वो हट गया और अब जम्मू एंड कश्मीर के वो 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया गया। और उसी दिन ये चीज डिक्लेयर हो गई जहां पे लिखा हुआ था कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वो अभी हटा दिया गया है। इट मीन्स नाउ इट इज एप्लीकेबल टू द होल इंडिया। जब आप यहां पे देखेंगे, ठीक है, तो यहां आपको कहां मिलेगा ये चीज, ये मिलेगी सेक्शन 95-96 में, शेड्यूल में 5th में, इसका 5th शेड्यूल, ठीक है, और उसकी टेबल 1 वहां पे आपको मिलेगा। आईपीसी सीआरपीसी सारे उसी टेबल में दिए गए हैं, तो होल इंडिया पे लागू होता है। ये एक एमसीक्यू बन गया अभी आपका, रिसेंट में हुआ है तो रिमेंबर इट एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको दोनों एंगल में समझना है। नाउ अभी एक चीज हम यही डील कर लेते हैं, इंडिया यहां लिखा हुआ है इंडिया। अब क्या इंडिया को कहीं डिफाइन किया गया है? इज एनीवेयर इंडिया इज डिफाइंड? इंडिया कहां डिफाइंड है? सेक्शन 18 खोल के देखिए, ओपन योर बेयर एक्ट द सेक्शन 18। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप कहेंगे वहां तो एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, नहीं, उसे भले ही वहां पे ना हटाया गया हो, लेकिन वो चीज हट चुकी है। इंडिया मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, अब वो इंडिया है। इंडिया की डेफिनेशन इसके अलावा कहां है ये बताइए, ठीक है। सेक्शन 1 आपको क्लियर हो गया, बट मैं आपको कह रहा हूं इंडिया कहां कहां डिफाइन है, कहां कहां पे इंडिया डिफाइन है, बताइए जरा, एनीवन कमेंट में बताइए। देखिए इंडिया आईपीसी में तो आपने पढ़ ही लिया, सेक्शन 18 में डिफाइन है, ठीक है भाई। इसके अलावा सीपीसी में भी डिफाइन है, सेक्शन 2 का क्लॉज 7 का बी। इंडियन एविडेंस एक्ट में भी इंडिया डिफाइन है, कहां डिफाइन है बताइए? सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लोज। टोटल 10 डेफिनेशंस हैं और सबसे लास्ट वाली डेफिनेशन जो दी गई है वो किसके बारे में बताती है? इंडिया की डेफिनेशन देती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत। तो आपको ये सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज को कहां डिफाइन किया गया है। इसके अलावा कहां डिफाइन है? सीआरपीसी में सेक्शन 2 के एफ में। सो इंडिया की डेफिनेशन कहां कहां है, प्लीज नोट डाउन इट। अंडरस्टूड? अब चलते हम अपने वर्ड के ऊपर। थोड़ा सा आज की क्लास फास्ट रहेगी, सो दैट कम समय हम ज्यादा टॉपिक कवर कर सकें। एक वर्ड आता है ज्यूरिसडिक्शन, जो हिंदी के स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं, इसका मतलब होता है अक्षेत्राधिकार। अक्षेत्राधिकार यानी किसी अक्षेत्र पर अधिकार, किसी जगह पर अधिकार। ज्यूरिसडिक्शन आया कैसे है? हाउ दिस वर्ड इज डिराइव्ड? इट डिराइव्ड फ्रॉम द 2 लैटिन वर्ड। जी हाँ, ये 2 लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, ज्यूरिस और डिसायर, DICERE, ज्यूरिस डिसायर, ठीक है, डिसायर और ज्यूरिस। ज्यूरिस का मतलब सबको पता है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लॉ, और डिसायर का मतलब होता है टू स्पीक। जहां पे कानून बोल सकता है, कहां बोल सकता है? द एरिया इन विच पावर कैन बी यूज्ड। कहते हैं ना एसएचओ का ज्यूरिसडिक्शन की तरह सीआरपीसी में हमने पढ़ा था, एक डीएम का ज्यूरिसडिक्शन उसका डिस्ट्रिक्ट होता है। ऐसा एरिया जहां पे अपनी पावर्स को यूज कर सकता है। क्योंकि देखिए अभी आईपीसी ने आपको ये तो बता दिया, आईपीसी क्या है? आपने कहा जी ये सब्सटेंटिव लॉ है। क्या बताता है? ये बताता है कि ऑफेंसेस कौन से होंगे, कौन से एक्ट और ओमिशन ऑफेंसेस बनेंगे और उनके लिए पनिशमेंट क्या होंगी। लेकिन ये ऑफेंस करने वाला कौन होगा? अगर कोई ब्रिटेन में या कोई यूक्रेन में या अमेरिका में कोई ऑफेंस कर रहा है तो क्या उसको भी हम पनिश कर सकते हैं क्या? ये चीज तो पता होनी चाहिए ना आपको। सो ये चीजें कौन बताएगा? आईपीसी ने बताया ऑफेंस के बारे में, उसकी पनिशमेंट के बारे में, लेकिन ऑफेंस कौन करेगा और कहां करेगा तब आईपीसी हम लागू करेंगे, तो ये चीज कौन बताएगा? ये आपको सेक्शन 2 से लेकर के सेक्शन 5 तक पता लगता है। जी हाँ, सेक्शन 2 से 5 तक।
अब यहां पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ज्यूरिसडिक्शन को। जो ज्यूरिसडिक्शन हमारा वर्ड था इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कैसे कैसे डिवाइड होता है इसका डिवीजन देख लेते हैं। इसकी दो टाइप है। पहले को हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, एक स्लाइड और इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए अब इसको इरेज करते हैं ताकि जब आपको इसकी पीडीएफ मिलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा बीच में गैप होना भी ज़रूरी है। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्लीज़ डोंट मिस दिस। ज्यूरिसडिक्शन का मीनिंग आपने समझ लिया, मीनिंग क्या होता है। अब दो तरह का ज्यूरिसडिक्शन होता है, एक को आप बोलते हो इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, एक टाइप तो होगी ये, और दूसरी टाइप क्या होगी हमारी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। दो कैटेगरीज बन गई है। जो आपकी ये वाली इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है ये बात करता है इंडिया के बारे में, क्योंकि इंट्रा टेरिटोरियल क्या है, इंडिया की टेरिटरी के अंदर, जो कि सेक्शन 2 जिससे डील करता है, सेक्शन 2 आपको बताएगा। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 3 बताएगा। एंड इट ऑलवेज रीड विद सेक्शन 4 बिकॉज सेक्शन 4 इसी का एक्सटेंशन के बारे में बात करता है। ये चार्ट बना लेना आपको, ये चार्ट आपको बना लेना, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। चैप्टर 2 को पहले हम सेक्शन 2 को पहले हम समझेंगे और फिर हम उसको और अच्छे से समझेंगे। देखिए सेक्शन 2 कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। जब भी हम बेर एक्ट का सेक्शन पढ़ेंगे तो थोड़ी सी स्पीड कम कर लेंगे, सो दैट हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है। ये हमेशा याद रखना, बेर एक्ट को हड़बड़ी में कभी नहीं पढ़ना है। एवरी पर्सन, इसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लें या अपना ऐसे एक ब्रैकेट बना लें। shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। अब यहां एक वर्ड यूज हुआ है एवरी पर्सन। एवरी पर्सन किस किस को इंक्लूड करता है? पर्सन की डेफिनेशन हम पहले बात कर चुके हैं, सेक्शन 11 में दी गई है आईपीसी के। अब एवरी पर्सन मीन्स जो हमारे सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एंड जो आउटसाइडर्स हैं यानी कि फॉरेनर्स। ठीक है, फॉरेनर्स के ऊपर भी लागू होता है अगर विद इन इंडिया, वर्ड दिया गया है विद इन इंडिया, भारत की सीमा के अंदर। इसको मैंने पहले कहा था लेक्स लॉ की। क्यों कहा था लेक्स लॉ की? लॉ ऑफ द लैंड। आप दुबई में गए, दुबई में बहुत सारे लोग जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑफेंस है जो इंडिया में ऑफेंस नहीं है। मैंने अब पहले हमने जब पहला फर्स्ट, इसीलिए बोलता हूँ पहले लेक्चर देखिए। स्टेट अपने हिसाब से सेट ऑफ रूल्स बनाता है और उसी को हम ऑफेंस कहते हैं हर स्टेट के लिए। स्टेट मीन्स डोंट हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। स्टेट मीन्स इट कैन बी ऑटोक्रेट, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेटिक, क्राउन, कोई एक देश। तो वहां अपने हिसाब से कानून, तो वहां के कानून का आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते। इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज, ये मैक्सिम आप सबने सुनी है। आप कहो कि इंडिया में तो ऑफेंस नहीं था जी, हमने यहां कर दिया, तो कोई नहीं सुनेगा आपकी। तो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द लॉ ऑफ दैट लैंड जहां पे आप प्रेजेंट है। तो एवरी पर्सन में अगर कोई फॉरेनर इंडिया में कोई ऑफेंस करता है तो भैया हम उसको भी पनिश करेंगे। इंडिया वाले को तो करेंगे ही करेंगे, बाहर वाला भी कोई आके, जैसे आपने अभी रिसेंट में सुना होगा गोवा में एक किसी टूरिस्ट ने कोई ऑफेंस किया था, किसी वहाँ की लोकल लड़की के साथ छेड़खानी के, रेप का कुछ केस था, तो बाकायदा उसके ऊपर रेप का चार्ज लगा, उसको पनिश किया गया। इट डजेंट मीन कि आप फॉरेनर हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। These principles comes under the vicarious liability. Vicarious liability.
मैंने कहा था आपको तीन तरह की लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ग्रुप लाइबिलिटी, और इन्हीं का एक पार्ट निकल कर आती है वाइकेरियस लाइबिलिटी। ठीक है, और ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का भी पार्ट है। लाइबिलिटीज पे हम अच्छे से बात किया था हमने जूम वाले उसमें। ठीक है, तो इसीलिए बोलता हूँ जब भी ऐसे सेशन होते हैं ना, तो प्लीज़ देखिए, आप सबका बेनिफिट है उन सेशंस में, क्योंकि वहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है, तो सो प्लीज़ उनको अटेंड किया करें। अब एवरी पर्सन में आपने कहा कि एवरी पर्सन में सब इंक्लूड हैं, चाहे कोई इंडियन हो या कोई फॉरेनर हो, लेकिन कुछ लोगों को एग्जेम्पशन भी है। अब एग्जेम्पशन कहां से मिल गया भाई, ये लिस्ट बना लीजिए एग्जेम्पशन की। सबसे पहले एग्जेम्पशन किसको है, हमारे डियर प्रेसिडेंट साहब को, एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रपति, इन सभी को क्या दिया गया है, एग्जेम्पशन दिया गया है। कहां से एग्जेम्पशन मिल गया भाई इनको, ऐसे आईपीसी में क्या कहीं एग्जेम्पशन के प्रावधान दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं। इनको ये प्रावधान देता है, ये अधिकार देता है आर्टिकल 361 का सब आर्टिकल 2 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारतीय संविधान इनको देता है कि क्या कहता है आर्टिकल 361। जाइए अपना कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखिएगा, वीडियो को पॉज करिए, नहीं तो बाद में देखिए, लेकिन इसको देखिएगा। आर्टिकल 361 का सब आर्टिकल 2 कहता है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, तो उनके ऊपर नहीं लगा सकते, पहला एग्जेम्पशन। दूसरा एग्जेम्पशन क्या है, सेकंड, जो आपके फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं, ठीक है, अभी फॉरेन एम्बेसडर्स हो गए, वह आपके जो डिप्लोमेटिक एजेंट्स हो गए, इन सब को भी, आपके जो फॉरेन एजेंट्स आ गए, ठीक है, डिप्लोमेट्स आ गए, एम्बेसडर्स आ गए, इन सबको ऊपर भी क्या आईपीसी लागू नहीं होगी, इन पर भी आईपीसी लागू नहीं होगी। मैं बता रहा हूं आईपीसी किस पर लागू नहीं होगी। एंड रीड दीज एक्सेप्शन विद सेक्शन 5, इनको सेक्शन 5 के साथ पढ़ना है। ठीक है, सेक्शन 5 में बताऊंगा आपको, आर्मी एयरफोर्स नेवी एक्ट पे, स्पेशल लॉ पे, लोकल लॉ पे आईपीसी लागू नहीं होती। इसके अलावा प्रेसिडेंट गवर्नर पे आर्टिकल 361 का सब आर्टिकल 2 आईपीसी लागू नहीं होती। फॉरेन एम्बेसडर्स, डिप्लोमेटिक एजेंट्स, उन पर लागू नहीं होती। तो कहां से मिला उनको, हेड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, जो हाई डिग्निटरीज हैं, उन पर क्या मिला, यूनाइटेड नेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो क्या रीजन है कि इन पर लागू नहीं होती। द रीजन बिहाइंड देम इज यूएन का एक कानून है, यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947। वियना में ना एक कन्वेंशन हुआ था जहां पे डिप्लोमेटिक प्रिविलेज को लेकर बात की गई, और यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए एक कानून पारित कर दिया, इंटरनेशनल लॉ है। दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और हर देश को इसका पालन करना है। सो यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी एक्ट 1947, ये इम्यूनिटी फॉरेन एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेटिक एजेंट्स को, हेड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट्स को, ये जो इम्यूनिटी है आईपीसी से ये प्रोवाइड कराता है। सो रिमेंबर दिस एग्जेम्पशन, सेक्शन 5 का मैंने आपको मोटे तौर पे बता दिया है, बाकी हम वहां जाएंगे तो इसको डील कर लेंगे। अब यहीं पे मैं एक केस डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिससे आपका ना बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ये 1957 का है। अब इसमें होता क्या है, जो मिस्टर मुबारक अली है ना, ये मुबारक अली कराची का रहने वाला था। कराची से बैठे बैठे इसने क्या किया, पाकिस्तानी था, इसने बॉम्बे में किसी बंदे से किसी गुड्स के लिए, ठीक है, ये वहां से कुछ राइस का लेन देन था, बिजनेस था इनका, और इसने इसको कहा कि मैं सामान भेज दूंगा यहां से, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो। कितने, 5 लाख, 5 लाख रुपीज।
बॉम्बे में बैठे किसी व्यक्ति को थ्रू लेटर्स, तब व्हाट्सएप तो था नहीं भाई, लेटर्स का इन दोनों में आदान प्रदान चलता रहा और 5 लाख रुपए बॉम्बे वाली पार्टी ने कराची वाली पार्टी यानी मुबारक अली को भेज दिए और इसने बाद में सामान नहीं भेजा। अब इस बंदे के साथ क्या हुआ, चीटिंग हो गई और अंडर सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी का केस बन गया। लेकिन जिसके खिलाफ केस बना वो कहां बैठा है, ध्यान से समझिएगा इस केस को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 की रिलेवेंसी समझ में आ जाएगी आपको। वो बंदा तो पाकिस्तान में बैठा है और आप कह रहे थे सेक्शन 2 में कि विद इन इंडिया, आपने सेक्शन 2 में क्या पढ़ा था, विद इन इंडिया। अब आप यहां तो कह रहे हो कि ये बंदा कहां बैठा है, कराची में, आउटसाइड है। तो इसका आंसर कैसे मिलेगा आपको, क्या इसके ऊपर आईपीसी लागू हो सकती है? अभी सेक्शन 3-4 में मत जाइए, आप सिर्फ इंट्रा टेरिटोरियल पर ही रहिए। अभी देखिए, सबसे जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है ना, मैं आपको मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, अगर कहीं पे भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, प्री में आ जाए, मेंस में आ जाए, तो आपको अपने माइंड से एक ही सवाल पूछना है कि जो ऑफेंस हुआ है ये कहां हुआ है, ऑफेंस वेयर हैपेंड, इसका आंसर आपको ढूंढना है। तो ऑफेंस कहां हुआ है, बॉम्बे में हुआ है। बॉम्बे की पार्टी के साथ नुकसान हुआ है। 420 किसके साथ हुई, बॉम्बे वाली पार्टी के साथ, थ्रू लेटर्स, भले ही वो बाहर बैठा था, भले ही वो बाहर बैठा था। और बाद में प्रैक्टिकल फैक्ट बता रहा हूं, मुबारक अली को कहां पकड़ा गया, यूके में पकड़ा गया और एक्स्ट्राडिशन के द्वारा इसको इंडिया लाया गया और बॉम्बे की कोर्ट में इसका ट्रायल चला। क्या बॉम्बे की कोर्ट में इसलिए चला कि जहां ये मिल लाया गया, ऐसा नहीं है। ये हम सीआरपीसी में बात करेंगे कि किसका ट्रायल कैसे चलता है। वेयर एवर द एक्यूज्ड फाउंड और ब्रॉट इन द इंडिया, द ट्रायल कैन बी इनिशिएटेड एट दैट पर्टिकुलर प्लेस इन इंडिया। ये सब हम सीआरपीसी में देखेंगे। अभी हम सब्सटेंटिव की बात करें, प्रोसीजर सारा सीआरपीसी में है। ये सेक्शन 2 में बहुत सारे स्टूडेंट डाउट में हो जाते हैं कि मुबारक अली तो भाई कराची का था, पाकिस्तान का सेक्शन 2 के अंडर कैसे आ गया। सेक्शन 2 में आएगा, ऑफेंस बॉम्बे में हुआ है, इन इंडिया हुआ है, इंडिया की टेरिटरी में हुआ है। आई होप यह आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब सेक्शन 3 पे चलेंगे। इंटरटेड पहले सेक्शन पढ़ते हैं, फिर इसको मिलोब्रेट करते हैं। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस इज कमिटेड बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स मैंने आपको कहा था एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। क्या है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, लेकिन कानून के द्वारा भारत में उसके ऊपर ट्रायल चलाया जा सकता है, लेकिन ऑफेंस हुआ है बियॉन्ड इंडिया। अब ध्यान देना, सेक्शन 2 जब आपने पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 में पढ़ा था एवरी पर्सन। पिछली चीज पर भी ध्यान देना है, और यहां क्या लिखा गया है, एनी पर्सन। प्लीज इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ, किसी भी भारतीय कानून के द्वारा, जरूरी नहीं कि आईपीसी से, किसी भी भारतीय कानून के द्वारा, एनी पर्सन टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटिंग बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to provision of this code for any act committed beyond India, ठीक है, in the same manner as if such act has been committed within India। हम उस पर इस तरह से चलाएंगे, मान लो वो इंडिया में ही हुआ हो। पहली बात तो बियॉन्ड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया। इंडिया की डेफिनेशन हमने कहां से ली, बियॉन्ड मीन्स आउटसाइड इंडिया। अब आउटसाइड इंडिया कैसे पता लगे, भाई इंडिया की टेरिटरी, एंड इंडियन टेरिटरी आल्सो इंक्लूड द, हमारा जो सी के अंदर होता है ना, नॉटिकल माइल्स तक हमारी सीमा होती है, समुद्री सीमा को भी अपने अंदर लेता है, रिमेंबर इट, उसको भी अपने अंदर लेता है। ठीक है, तो सेक्शन 3 आपका बात कर रहा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। अब सेक्शन 3 में क्या है कि एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। एक बंदा है और ये कनाडा चला जाता है, कनाडा बहुत जाते हैं ना, सारे पंजाब वाले तो मैक्सिमम कनाडा जाते हैं, तुसी कनाडा चलो। अब कनाडा में जाके क्या करते हैं, वहां पे मर्डर कर देता है। ये क्या है, इंडियन सिटीजन है, कनाडा में मर्डर किया और ये आ जाता है इंडिया में। कहां जाता है फिर, इंडिया में आ जाता है, वापस इंडिया आ जाता है।
कनाडा में पता लगता है इसने मर्डर किया था। कनाडा की गवर्नमेंट यहां बात करती है ए के ऊपर आईपीसी इस तरह से लगाई जा सकती है अंडर सेक्शन 302, मान लो उसने वो मर्डर इंडिया में किया हो। सेक्शन 3 आपको ये कह रहा है, सेक्शन 3 आपको यही कह रहा है। अब नेपाल बहुत लोग घूमने जाते हैं, बॉर्डर भी अब खुला रहता है। अब नेपाल में कोई मर्डर करता है तो इंडिया में उसके ऊपर ट्रायल चलाया जा सकता है, रिमेंबर इट, ठीक है। बस वो इंडियन लॉ से बाउंड होना चाहिए। बहुत बार आपने देखा हुआ एक काम और भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई इंडिया में एक फॉरेनर ऑफेंस कर देता है, उस फॉरेनर को इंडिया में पनिश ना करके हम उस कंट्री को सौंप देते हैं जिस कंट्री से हमने उसको लिया है। इसको कहते हैं आपका एक्स्ट्राडिशन। अभी आपने देखा होगा विजय माल्या, नीरव मोदी, ठीक है, कितने हमारे अभी जो है यूके में फंसे हुए हैं, उनको लेके आना, फंसे हुए क्या है, उनका पैसा, इंडिया का पैसा उनके पास फंसा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम कैसे इंडिया लेके आते हैं? आपने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी हुई जहां दुबई से उन लोगों को लेकर आता है। एक्स्ट्राडिशन, जिन दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं उनके साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज रहती हैं, और थ्रू दोज ट्रीटीज वी कैन ब्रिंग द ऑफेंडर्स टू इंडिया। वो हमें सौंप देते हैं और हम ले आते हैं, ठीक है। और ये आपस में गवर्नमेंट का जो है लाइजन रहता है कि भाई मैं तो आपको दे दूंगा जो ऑफेंडर आपको देगा, हमें यार जो ऑफेंडर वो आप हमें दे देना। लेकिन इसके कुछ एक्स्ट्राडिशन कब, जब दोनों देश एग्री करें। अभी हाफिज सईद को इंडिया मांग रहा था पाकिस्तान से, पाकिस्तान देने को तैयार नहीं है, उसको वहां पनिश करने को भी तैयार नहीं है। यानी कि अगर आपको नहीं देना तो वहां पनिशमेंट दे दो। अब उसको पनिशमेंट दोगे नहीं दोगे कैसे होगा? यू हैव टू क्रिएट द फेथ। ये इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होगी, ठीक है। आई होप सेक्शन 3 आपको क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 3 क्या कहना चाहता है। अब इसी की एक्सटेंशन है सेक्शन 4। सेक्शन 4 कहता है एनी सिटी, भारत का कोई भी नागरिक पूरे वर्ल्ड में, भाई इंडिया का नागरिक चाहे ऊपर स्वर्ग में जाके अपराध कर दे तो उसको इंडिया में उसके ऊपर आईपीसी लग सकती है। इतना याद रखिएगा कि एनी इंडियन पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई अपराध करे विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, उसको हम आईपीसी लगा देंगे। एनी पर्सन ऑन एनी शिप एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट में बी, मान लीजिए कि इंडिया का एक जहाज, ठीक है, इंडिगो को ले लेते हैं, इंडिगो का एक एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है, ये फ्लाई किया और ये फिर से कहां पहुंच गया? यूएसए पहुंच गया। अब इसी एयरक्राफ्ट में यूएसए लैंड करने से पहले किसी यूएसए के ही सिटीजन ने एक दूसरे व्यक्ति की उसमें क्या कर दिया? मर्डर कर दिया, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सिटीजनशिप, क्योंकि वो अपराध हुआ कहां है? इंडिया में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट में हुआ है, इंडिया में रजिस्टर्ड किसी शिप पे हुआ है। तो भाई चाहे दुनिया में किसी भी कोने में वो एयरक्राफ्ट या शिप हो, उसे इंडिया में आईपीसी के तहत उसके ऊपर ट्रायल चलाया जा सकता है। थर्ड कहता है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग द कंप्यूटर रिसोर्स। आपके पास बहुत सारी कॉल्स आती होंगी आजकल कि आप लॉटरी जीत गए हैं। एक कॉल आती है कहां से? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से कॉल आया, आपको बाद में पता लगता है जब कि यार आप एक ओटीपी बता दो आपके पास, या ओटीपी बता दो पैसा गायब। पता लगता है बाद में कि जिसने आपके सॉफ्टवेयर को हैक किया है उसका तो भाई वो तो कहां बैठा है? साउथ अफ्रीका में बैठा है। सेम कराची वाला कॉन्सेप्ट है। ऑफेंडर कहीं भी हो, अगर ऑफेंस इंडिया में हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली किया गया हो, फिजिकली किया गया हो, अगर वो घटना, वो जो कार्यक्रम घटित हुआ वो सारा इंडिया की टेरिटरी में हुआ है, तो भैया हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब उसके ऊपर भी आईपीसी लग जाएगी। इसमें एक्सप्लेनेशन देखिए, द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। अब अडल्ट्री कर दी किसी इंडियन सिटीजन ने, समझिएगा ध्यान से। अडल्ट्री ब्रिटेन यूएसए वगैरह में क्या है? पनिशेबल नहीं है, लेकिन इंडिया में है। तो की उसने कहा है? यूएसए में की है, इंडिया में उसे पनिश किया जा सकता है। वो एक्ट और ओमिशन इंडिया में आईपीसी के द्वारा पनिशेबल होना चाहिए। दूसरा कहता है कंप्यूटर रिसोर्स, आईटी एक्ट से हुआ है। आईटी एक्ट ने इंडियन एविडेंस एक्ट पर और आईपीसी पर, सीआरपीसी में भी, ठीक है। सेक्शन 29A देखेंगे आप आईपीसी का, डॉक्यूमेंट से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऐड किया गया, कई सारी चीजें यहां पे इसने डाली हैं। इलस्ट्रेशन क्या कहता है कि ए जो
सिटीजन है कहाँ का, इंडिया का, युगांडा में जाके, भैया युगांडा बहुत खतरनाक देश है, ठीक है, वहां मर्डर करता है। आप लोग गए होंगे शायद घूमने, मैं तो कभी हरियाणा से बाहर बहुत कम जा पाया हूं, तो युगांडा तो बहुत दूर है। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस इन इंडिया इन विच ही मे बी फाउंड। ये जो बात है ना कि कहीं पे भी ट्रायल कर सकते हैं, ये सीआरपीसी बताता है। बट आईपीसी का सेक्शन 3 ये बता रहा है, सेक्शन 4 कि भैया एक्स्ट्रा जुडिशियल का हमने एक्सपेंड कर दिया है, एक्सटेंशन कर दी है, ठीक है। अगर युगांडा में कोई मर्डर करेगा इंडियन सिटीजन, तो भी हम उसे इंडिया में कन्विक्ट कर सकते हैं। यह चीज आपको समझ में आ गई। ज्यूरिसडिक्शन में आप कोई किसी तरह के डाउट, ज्यूरिसडिक्शन एंगल से क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। ज्यूरिसडिक्शन में सेक्शन 2 आपका इंट्रा टेरिटोरियल, सेक्शन 3 रीड विद सेक्शन 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। अब एक बात चीज आती है कि आपने एक्सेप्शंस पढ़े थे, सेक्शन 2 पढ़ा था आपने, एक्सेप्शन पढ़े, आपने पहला कह दिया कि जी प्रेसिडेंट पे, गवर्नर पे, ऑफ स्टेट्स पे, इन पे लागू नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल 361 का सब आर्टिकल 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का वो देता है, ठीक है। फिर दूसरा आपने क्या कह दिया कि जो यूएन है, यूएन ने एक एक्ट बना दिया, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी एक्ट 1947, जिससे जितने ऑफेंडर्स आपके हेड ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं, डिप्लोमेटिक एजेंट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, उनके ऊपर लागू नहीं होगा, उनको भी एक्सेप्शन दे दिया। अब एक एक्सेप्शन और भी है जिसे अब सेक्शन 5 के द्वारा बताया गया है। अब ये एक्सेप्शन क्या है देखिए, आईपीसी विल नॉट एप्लीकेबल, आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगी। कहां कहां एप्लीकेबल नहीं होगी ये मैं आपको बता देता हूं। पहले कहां नहीं होगी, जितने भी स्पेशल लॉ हैं उन पर लागू नहीं होगी, जितने लोकल लॉ हैं उन पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा आर्मी एक्ट में, नेवी एक्ट में और आपके एयरफोर्स एक्ट में, किसके द्वारा, एयरमैन, सोल्जर, सेलर्स, इनके द्वारा कोई अपराध किया जाता है, म्यूटनी या डिजर्सन से लेकर, भाई विद्रोह कर देते, मंगल पांडे बन जाता है कोई, तो उनको इन एक्ट से गवर्न किया जाएगा, ना कि आईपीसी से। आईपीसी से गवर्न नहीं किया जाएगा, इनसे गवर्न किया जाएगा। अब स्पेशल लॉ क्या होंगे, ये आपको सेक्शन 42 बताता है आईपीसी का, 41 सॉरी, सेक्शन 41 बताता है आईपीसी का कि क्या होंगे आपके स्पेशल लॉज, और लोकल लॉ क्या होंगे ये आपको सेक्शन 42 बताता है। अंडरस्टूड। तो आईपीसी का जो सेक्शन 5 है, सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, कुछ कानूनों पर आईपीसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग, किस चीज की पनिश करने के लिए, म्यूटनी या डिजर्सन। मर्डर कर देंगे तो आईपीसी लगेगा, लेकिन म्यूटनी या डिजर्सन करेंगे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से रिलेटेड करेंगे, कौन, ऑफिसर्स, तीनों फोर्सेस के, चाहे वो आपकी इंडियन आर्मी के हों, आपके एयरफोर्स के हों, या फिर आपके नेवी के हों, इंडियन नेवी के हों, इनके जो भी ऑफिसर्स हैं, या फिर सोल्जर्स, सोल्जर्स कहाँ हैं, आर्मी के, सेलर्स नेवी के होते हैं, एयरमैन आपके नेवी के होते हैं, जो सिपाही कैडर के होते हैं, 2 कैडर होते हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, आई होप सबको पता होगा। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में एक कैडर होता है जहां पे आपके ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, और एक कैडर होता है जहां पे आपके सिपाही, जिसको आप सीधी सी भाषा में कहते हैं ना सिपाही, सिपाही लेवल के होते हैं, जहां आर्मी वाले को सोल्जर्स बोला जाता है, ठीक है, नेवी वाले को सेलर्स बोला जाता है, नाविक, और एयरमैन, वायु सैनिक आपके एयरफोर्स वाले को बोला जाता है। तो ये कैटेगरी होती है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। इनके ऊपर आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट यही लगेंगे, आईपीसी नहीं लगेगी। अंडरस्टूड। द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द प्रोविजन ऑफ एनी, द प्रोविजन ऑफ एनी, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं यहां से, इसको अलग से लिख देते हैं, दी प्रोविजन ऑफ एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ। स्पेशल लॉ मैंने आपको बता दिया, स्पेशल लॉ SL 41 में बताया गया है, लोकल लॉ आपका 42 में बताया गया है। अब स्पेशल लॉ पे क्यों नहीं लागू होगा, इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्यों लागू नहीं होगा। देखिए,
जो आपका स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होता है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब यहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड डाउरी डेथ है, आपका क्रूएलिटी बाय हस्बैंड है, बहुत सारी चीजें यहां पर भी हैं। लेकिन वो जो एक्ट स्पेशल एक्ट में पड़ेगा, एनडीपीएस एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, ठीक है। तो बहुत तमाम तरह के कानून हैं जिनके ऊपर, जो उनको स्पेशल लॉ कैटेगरी में आते हैं, तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं। अब ये सारी चीजें क्यों हैं और लोकल लॉ क्या होते हैं? मैक्सिम की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। लोकल लॉ क्या है? आपने पढ़ा होगा हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट, पंजाब रेंट कंट्रोल एक्ट, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, एमपी रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है। बहुत सारे कानून जो लोकल होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बनाती हैं, उन्हें हम लोकल लॉ कहते हैं। तो सेक्शन 5 क्यों आता है? एक बड़ी ही फेमस इसके ऊपर ना वो है, जनरलिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट, यानी लैटिन वाले ना पता नहीं कैसे कैसे वर्ड लिख देते हैं, लेकिन फिर भी याद करने हैं, ठीक है। जनरलिया स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट, इसका मतलब क्या होता है कि जो जनरल वर्ड्स हैं, ठीक है, जनरल वर्ड्स डू नॉट रिपिल, REPAL रिपिल, और मॉडिफाई स्पेशल लेजिस्लेशन। भाई जनरल वर्ड जो है स्पेशल लेजिस्लेशन को रिपिल नहीं करते हैं। सो रिमेंबर इट। आई होप अब आपको सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर किसी तरह का डाउट है, प्लीज लेट मी नो। हम जूम पे, गूगल मीट पे, यूट्यूब पे स्पेशल क्लासेस लेंगे एंड वी विल क्लैरिफाई द डाउट। प्लीज बी विद मी। मेरा आपसे जो सिर्फ रिक्वायरमेंट इतना है कि डेली का काम डेली खत्म करने की कोशिश करें, चीज़ों को समझें, जहां डाउट से पूछें। बी बेशरम टू आस्क योर टीचर, कभी भी इस चीज़ में हेजिटेट नहीं करना है। और मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखना है। मुझे भी कोई अगर आपको नई चीज़ पता लगती है तो प्लीज़ कमेंट मी। एनी इंप्रूवमेंट यू सजेस्ट मी, आई विल चेंज। सो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर भी करें, ताकि वीडियोज अगर आपको सच में लगता है अच्छे हैं तो आपके फ्रेंड्स तक पहुँच पाएँ। और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो पॉजिटिव कमेंट कीजिएगा, कोई आपको खराब लगता है तो नेगेटिव कमेंट कीजिएगा, बट कमेंट कीजिएगा। और चैनल को मुझे पूरा विश्वास आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। लाइक बटन को प्रेस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यार, जितने लोग देखते हैं तो लाइक प्रेस किया कि नहीं, तो इससे थोड़ा सा एक मोटिवेशनल फैक्टर बनता है। सो सी यू गाइज टुमारो, वी विल स्टार्ट द जनरल एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो टुमारो सेम टाइम 7 PM, सेम चैनल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।